हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट थर्ड यानी कहने का मतलब होता है कि पार्ट थर्ड में चल रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट थर्ड में चल रहे हैं। तो उस दिन हम बताए थे आप लोगों के कि 1608 ईस्वी से लेकर चले थे कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस, जो किसका राजदूत था? यानी जेम्स प्रथम का राजदूत था। जो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम थे उनका वो राजदूत था और वो यहाँ आया था कौन चीज करने के लिए? व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। लेकिन व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया, व्यापारिक अधिकार उसको मिल ही नहीं पाया था। तो वहाँ पे वो व्यापारिक अधिकार उसको नहीं मिल पाया तो वो असफल रहा। और एक बात हम बता दिए थे आप लोग को, शायद सेकेंड वीडियो में बोल दिए थे कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम स्वयं आए थे, तो वो नहीं आए थे। जो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत सर टॉमस रो, ठीक है, जो व्यापारिक अधिकार लेने के लिए आया था और व्यापारिक सफलता मिला भी उनको और एक सीमित जगह मिला जिसमें व्यापार करने का अधिकार भी मिला। और फिर बताए थे कि 1613 ईस्वी में, तो यहाँ तक हम वीडियो बनाए थे। अब कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो आधा पर ही रह गया था पार्ट 2, तो आज पार्ट थर्ड में उसका पूरा क्लियर करेंगे। और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं कहाँ? 1613 ईस्वी से। तो 1613 ईस्वी, तो दिमाग में बिठा लीजिएगा कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम स्वयं नहीं आए थे। जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत जो था कौन? सर टॉमस रो, वो आए थे क्या करने के लिए? व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। नहीं, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल भी हुए और उनको व्यापार करने का अधिकार मिला भी। ठीक है, बंगाल के नवाब के द्वारा ऐसा कुछ बताए थे हम। ठीक है ना, तो आज हम लोग चल रहे हैं फिर कहाँ से? 1613 यानी 1613 यानी कहने का मतलब होता है कि उसी में पॉइंट था जो हम लिखवाए थे कि पुनः 1615 ईस्वी में। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो वहाँ से हम चलते हैं कि 1615 ईस्वी में। ठीक है ना, तो 1615 ईस्वी में दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 1615 ईस्वी में। तो यहीं से चलते हैं कि 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में, कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। पुनः बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया
कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। अब सुनिए क्या कहता है कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत, ठीक है, जो वहां तक हम बताए थे 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन आए थे, तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस नामक एक राजदूत था, जो किनका राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत था, और जेम्स प्रथम का ही दूसरा राजदूत था, ठीक है। जो सेकेंड वीडियो में मैंने बोल दिया था कि जेम्स प्रथम खुद चल करके आए थे, तो जेम्स प्रथम खुद चल करके नहीं आए थे, चल करके आया था उनका दूसरा राजदूत जिसका नाम क्या था, सर टॉमस रो। तो सबसे पहले बाबू रे यहाँ से 1615 ईस्वी को लाइन कीजिएगा, और जेम्स प्रथम का ही राजदूत, ठीक है ना, तो जेम्स प्रथम का ही राजदूत था, कौन सी नाम था उनका, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार, ठीक है ना, लाइन करते जाइएगा, जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में लाइन कीजिएगा, और साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। क्या कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कोठरी की मान्यता दे दी। पुनः बंगाल के नवाब द्वारा, बंगाल के क्या कहता है कि पुनः बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। अब सुनिएगा कहानी कहाँ शुरू होता है कि 1608 ईस्वी में, तो 1608 ईस्वी वाला बात हम बताए थे कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत, और वो जो राजदूत आए थे, कैप्टन हॉकिंस नामक जो राजदूत आया था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था, वो कुछ व्यापारिक अधिकार पत्र लेने के लिए आया था, ताकि हमको भी वहाँ दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में क्या मिल सके, व्यापार करने का अधिकार मिल सके। लेकिन उसको व्यापारिक अधिकार मिला नहीं, तो पुनः 1615 ईस्वी में, फिर 1615 ईस्वी में पुनः, यहाँ से स्टार्ट होता है कि पुनः, बताया था कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, लिखिएगा बाबू रे कि 1615 ईस्वी में, दिमाग में बैठाया कौन से 1615 ईस्वी में, डेट को एकदम माथा में एकदम बैठा लीजिएगा कि 1615 ईस्वी में, उधर हम कहें 1608 ईस्वी में, और यहाँ हम बोल रहे हैं 1615 ईस्वी में। तो 1608 ईस्वी में जो हुआ था, तो क्या हुआ था कि जहांगीर के दरबार में कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था, जो किनका राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है। और तो वो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन उनको व्यापारिक अधिकार मिला नहीं। तो अब वहां पे क्या कहता है कि पुनः 1615 ईस्वी में, फिर यहां से क्या कहता है कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत, क्या कहता है कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत, ठीक है, जेम्स प्रथम का ही राजदूत, यानी जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत, ठीक है, जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो, क्या कहता है कि सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम का ही दूसरा राजदूत का नाम है सर टॉमस रो, यानी जेम्स प्रथम का प्रथम राजदूत का नाम है कौन सी, कैप्टन हॉकिंस नाम है जेम्स प्रथम का पहला राजदूत का, और दूसरा राजदूत का नाम है सर टॉमस रो। तो दूसरा राजदूत तो क्या कहता है कि पुनः 1615 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में तो वह किया था, कौन आया था कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आए थे, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में किए थे, लेकिन उनको तो व्यापारिक अधिकार मिला नहीं और उनको सफलता भी हासिल उसमें नहीं हुआ। लेकिन सर टॉमस रो क्या कहता है कि सर टॉमस रो, ठीक है ना, सर टॉमस रो जो किनका राजदूत है, जेम्स प्रथम का ही राजदूत है, ठीक है, जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत का नाम है सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार, किसके दरबार में होगा, तो जहांगीर के दरबार में। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कौन से डेट में, तो 1615 ईस्वी में किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम, यानी जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत का नाम है कौन सी, सर टॉमस रो। तो जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत जिनका नाम क्या है, सर टॉमस रो, ठीक है ना, किसके दरबार में आए, तो जहांगीर के दरबार में आए। और दूसरा राजदूत, तो अब आपसे यहाँ क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज, यानी क्वेश्चन जब पूछेगा तो कंफ्यूजन वाली बात होगा कि दूसरा राजदूत जो जेम्स प्रथम का जो दूसरा राजदूत थे, वो दूसरा राजदूत किनके दरबार में आए थे, तो दूसरा राजदूत भी जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन डेट दोनों का अलग है, एगो 1608 में आया था और ये कितना डेट में आ रहे हैं, 1615 वाले डेट में आ रहे हैं, यानी 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत जो था सर टॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार, क्या कहता है, और कुछ व्यापारिक अधिकार, क्या कहता है कि कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया, क्या कहता है कि कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल
किया। तो यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, तो यहां से लिखिएगा कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार, क्या कहता है, और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। ठीक है, सफलता हासिल की। ठीक है, फिर से हम बोल देते हैं ताकि आप लोग लिख लीजिएगा कि पुनः 1615 ईस्वी में, एकदम दिमाग में उठाइएगा कि पुनः कौन से डेट में, 1615 ईस्वी में, एकदम दिमाग में बैठाइएगा कि 1615 ईस्वी में। ठीक है, कहता है कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत, क्या कहता है कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार, क्या कहता है, जहांगीर के दरबार, लिखिएगा कि पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। यहां तक लिख लिए होंगे, सफलता हासिल की। और कौन सफलता हासिल किया, सर टॉमस रो, जो कहने का मतलब किसका दूसरा राजदूत था, जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत था, जेम्स प्रथम का ही दूसरा राजदूत था। कौन, सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो क्या किया, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। और साथ ही फिर क्या कहता है कि साथ ही व्यापारिक करने के लिए तो सफलता हासिल किया ही, लेकिन उसमें फिर क्या कहता है कि साथ ही 1600 कितना ईस्वी में, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहता है, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक, क्या कहता है कि 1613 ईस्वी में, दिमाग में डेट बिठाएगा कौन से डेट में, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को मान्यता दी। क्या दी, व्यापारिक कोठरी को मान्यता दी। पुनः बंगाल के नवाब, क्या कहता है कि पुनः बंगाल के नवाब, ठीक है, पुनः बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। क्या दे दिया गया बोल रहे, तो कुछ व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। अब इसको एकदम कहने का मतलब होता है कि अपने दिमाग में एकदम बिठाइएगा, एकदम लॉजिकल रूप से दिमाग में बिठाइएगा। और क्या बिठाइएगा कि 1615 ईस्वी में, तो पुनः 1615 ईस्वी में कौची हुआ, तो 1615 ईस्वी में हुआ तो कौची हुआ कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत, यानी कहीं दिया कि जेम्स प्रथम का ही राजदूत, और हम कह भी रहे हैं कि जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत। कौन से डेट में, 1615 ईस्वी में। तो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत का नाम क्या था, सर टॉमस रो। दूसरा राजदूत का नाम क्या था, सर टॉमस रो, जो कहाँ पहुंचा था बुआ, जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। और क्या कहता है कि कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में कोई हासिल किया, सफलता हासिल किया। और उसके बाद फिर क्या कहता है, साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में, क्या कहता है कि साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में क्या कहता है, कहाँ में, अंडरलाइन कीजिएगा, सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में स्थापित कैसा कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। ठीक है, मान्यता दे दी। पुनः बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। अब हम लोग कहाँ से चलते हैं, अब हम लोग दिमाग में बैठाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बताए थे क्या, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन आया था, महारानी एलिजाबेथ लेकर के आए थे कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दक्षिण पूर्व एशिया में आए थे कौन सी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और जब व्यापार करने के लिए आए थे तो उनको क्या मिला था, तो उनको मिला था कि 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला था कि यदि 15 वर्ष तक आप व्यापारी कीजिए, बिजनेस कीजिए, यदि 15 वर्ष का आपका व्यापारिक स्थिति मजबूत होता है, व्यापारिक स्थिति यदि आपका ठीक रहता है, तो प्रत्येक 20 वर्ष पर क्या किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा। उसके बाद फिर हम आ गए थे 1600 से 1608 ईस्वी में आए थे सेकेंड पार्ट में। तो 1608 ईस्वी में इस बात को हम बताए थे कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन गए थे, तो कैप्टन हॉकिंस गए थे। और कैप्टन हॉकिंस कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। और कौन सी करने के लिए गया था, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अधिकार पत्र को मांगने गया था कि हमको अधिकार पत्र मिले व्यापार करने के लिए। तो उनको तो अधिकार पत्र मिला नहीं था। तो फिर उन्हीं का पुनः जेम्स प्रथम का ही दूसरा राजदूत, जिनका नाम था कौन सी, सर टॉमस रो। दिमाग में बैठेगा कौन से डेट में हुआ, बताइए किए कि 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में फिर पहुंच गए। और कौन सी का है, पहुंचा में आया और
कुछ व्यापारिक अधिकार, क्या कहता है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की, और साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहता है कि सूरत में स्थापित कौन सी, सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। पुनः बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग को पूरा शुरू से एक संक्षेप भी बता दिए और आप लोग को दिमाग में बात आ भी गया होगा। डेट याद रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का 15 वर्ष का अधिकार पत्र मिला था। उसके बाद बिजनेस ठीक रहने पे, व्यापारिक धंधा अच्छा रहने पर कितना प्रत्येक 20 वर्ष पर क्या किया जाएगा, उसको नवीकरण किया जाएगा। 1608 ईस्वी यहाँ पे आ गए, 1600 ईस्वी से पहुंच गए 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में कहीं दिए हम लोग क्या कह दिए कि 1608 ईस्वी में क्या बताए थे सेकेंड पार्ट में, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कौन गया था, तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस गए थे। और कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। बस इन्हीं सब बातों को तो याद करना है एकदम लॉजिकल रूप से, जैसे हम बोलते जा रहे हैं उसी तरह से एकदम लॉजिकल रूप से याद रख करना है। और याद कर लीजिएगा तो बहुत दिनों तक मन अच्छा होगा, बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कहता है, तो फिर वो कहता है कितना देते हैं, कौन से डेट में, तो 1615 ईस्वी। तो फिर क्या कहता, तो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच गए थे कौन, कैप्टन हॉकिंस पहुंच गए थे। कैप्टन हॉकिंस पहुंच गए थे जो उनका प्रथम राजदूत था, किनका, जेम्स प्रथम का। वो प्रथम राजदूत था। जेम्स प्रथम कहाँ के राजा, ब्रिटेन के राजा थे। तो अपने राजदूत को भेजे थे अधिकार पत्र लेने के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं था, तो इस काम में सफल रहे थे। तो फिर कौन पहुंच गए थे, तो फिर उनका पुनः कौन से डेट में, 1615 ईस्वी में, यानी 1615 ईस्वी में उन्हीं का दूसरा राजदूत का नाम था सर टॉमस रो। यानी थर्ड पार्ट में हम लोग यहां से एंट्री मार रहे हैं, कहां से, पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत का नाम क्या था बउआ रे, सर टॉमस रो। एकदम दिमाग में बैठेगा, जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत का नाम क्या था, सर टॉमस रो। जेम्स प्रथम का प्रथम राजदूत का नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। व्यापारिक अधिकार करने में सफलता हासिल कौन किया, तो जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत, जिनका नाम क्या है, सर टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। और साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहता है, सफलता हासिल की। साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को मान्यता दे दी। व्यापारिक कोठरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठरी को कौन सी दे दी, मान्यता दे दी। पुनः बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ क्या मिल गया, व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो अब इसको मिटा देते हैं और फिर हम आगे लिख करके आपको बताएंगे और उसके बाद समझाएंगे, पढ़ाएंगे और याद भी करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप आगे चलिएगा और अच्छे से पढ़िएगा बाबू। और कहने का मतलब है कि एकदम याद कीजिएगा, ठीक है ना। एकदम इसको कहानी की तरह, कविता की तरह, पोएम की तरह याद करना है। और याद करना क्या है, इसको 2 बार 3 बार आप पढ़िएगा, लिखिएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बात आ जाएगा। हाँ, कोई भी आपसे क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि सर टॉमस, यानी कहने का मतलब जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत का नाम क्या था, तो बताइएगा कि सर टॉमस रो। व्यापारिक सफलता, यानी व्यापार का अधिकार लेने के लिए जो आए थे, अधिकार पत्र लेने के लिए जो आए थे, वो कौन सफल रहे थे, तो व्यापार के अधिकार प्राप्त करने में कौन सफल रहे थे, तो सर टॉमस रो, ठीक है। और कौन से डेट में वो आए थे, वो तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आए थे, ठीक है। और फिर आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लिखते भी हैं, लिखिएगा संविधान। अब यहाँ पे कहता है कि संविधान, एरो के साइन दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है। संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन क्या कहता है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों
उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। चलिएगा, तो अब आप लोगों को हम बताते हैं क्या कहता है कि संविधान, हम तो पहले ही बताए हैं वगैरह कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास और भारत में संविधान का किस तरह से विकास हुआ है, चाहे भारत का संविधान कैसा है, इसी के बारे में हम बता रहे हैं और आप लोग इसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा किसको, संविधान। ठीक है, संविधान वह संवैधानिक कैसा दस्तावेज है भगवान, तो संवैधानिक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, तो संवैधानिक दस्तावेज है। संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत, क्या कहता है, शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। तो सबसे पहले अंडरलाइन करने वाली बात है, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा बाबू, संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी देश या राज्य के शासन का क्या आता है, संचालन किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस दिमाग में बैठाना है कि संविधान एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के क्या कहता है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का क्या कहता है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य को क्या जाता है, संचालित किया जाता है। यानी शासन का क्या जाता है, संचालन किया जाता है। शासन को क्या जाता है, संचालित किया जाता है, शासन किया जाता है। ठीक है ना, तो अब सुनिएगा क्या कहता है, अब कहता है कि संविधान, क्या कहता है कि संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है। आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संविधान कैसा दस्तावेज है, तो आप बताइएगा कि सर संविधान जो है ना संवैधानिक दस्तावेज है। आप बताइएगा कि संविधान जो है संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का क्या आता है, वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। यदि आपको लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में मान लीजिए एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आपका कहने का मतलब एलडीसी का डिस्क्रिप्टिव हो, उसमें लिखने के लिए आ जाए, चाहे सीजीएल का है डिस्क्रिप्टिव हो, उसमें लिखने के लिए आ जाए कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखने के लिए, 100 शब्दों में लिखने के लिए कह दे। ठीक है ना, 100 शब्दों में लिखने के लिए कह दे, चाहे 100 इसको लिखने के लिए कह देगा, तो आप कैसे लिखिएगा। यानी आपको कहने का मतलब होता है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, एकदम दिमाग में बैठाना है कि संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है, एकदम लॉजिकल रूप से, एकदम सिंपल वे में कि संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का क्या आता है, संचालन किया जाता है। जिसके अनुरूप किसी भी क्या कहता है, जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है ना, देश के या राज्य के शासन का क्या कहता है, संचालन किया जाता है। ठीक है ना, तो एकदम दिमाग में बैठिएगा कि संविधान, आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि संविधान कैसा दस्तावेज है। तो संविधान एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों, क्या कहता है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, चाहे वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का क्या जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक है, अब फिर आप अपने मन में क्वेश्चन कीजिएगा, इतना पढ़ने के बाद अपने मन में क्वेश्चन क्या कीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, मन में क्वेश्चन कीजिए, मन से ही पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, तो 1608 ईस्वी, सॉरी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया। कैप्टन हॉकिंस क्या था, तो कैप्टन हॉकिंस राजदूत था। तो कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था, तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। और सर टॉमस रो क्या था, तो सर टॉमस रो भी राजदूत था, लेकिन जेम्स प्रथम का सेकंड राजदूत था, दूसरा राजदूत था। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या कहता है
कि 1615 ईस्वी में सफलता, यानी 1615 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में किसको सफलता हासिल हुआ? तो सर टॉमस रो को हासिल हुआ, और सर टॉमस रो को हासिल हुआ। और उसके बाद हम लोग कहाँ चले थे? 1613 ईस्वी में, ठीक है ना, 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठरी मिल गया था। और उसके बाद आगे हम लोग कहाँ पे आ गए थे कि संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है, ठीक है ना, संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। आप लोग अपने कॉपी में लिख भी लिए होंगे और नहीं लिखे होंगे तो लास्ट बार हम बोल देते हैं बाबू। संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश, अंडरलाइन कर लीजिएगा देश को, देश अंडरलाइन कर लीजिएगा राज्य को, या राज्य के किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है। अंडरलाइन किसको किसको करना है बुआ? तो संविधान को अंडरलाइन करना है, संवैधानिक दस्तावेज को अंडरलाइन करना है, उसके बाद कहता है शासन को अंडरलाइन कीजिएगा, मूलभूत सिद्धांतों को अंडरलाइन कीजिएगा, उसके बाद देश को अंडरलाइन कीजिएगा, राज्य को अंडरलाइन कीजिएगा, शासन का संचालन किया जाता है उसको अंडरलाइन कीजिएगा। अब आप लोग सुनिए, अब लास्ट बार हम आपको बोल देते हैं कि संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है, मिला लीजिए इसको, संविधान वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं और फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट को मैं लिखता हूं, ठीक है। तो आप लोग भी लिखिएगा और बोल बोल करके लिखिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। और मैं पहले ही बताया था बाबू, जब हम भारत के संवैधानिक विकास जब हम स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम में हम एक बात बता रहे थे। क्या बताए थे? कि बउआ रे, इस कोचिंग का नाम है स्टेप अप जीएस एकेडमी। आप कोई भी बात को हम जब पढ़ाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे, लॉजिकल पढ़ाएंगे, ट्रिक वगैरह से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो आगे फिर क्या कहता है? आगे कहता है बुआ रे, आगे यहाँ पे कहता है किसी भी देश के संविधान से, क्या कहता है? किसी भी देश के संविधान से, किसी भी देश के संविधान से शासन, किसी भी देश के संविधान, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार अंतर संबंध शक्ति संतुलन होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब क्या कहता है बुआ? अब कहता है किसी भी देश के संविधान से, क्या कहता है कि किसी भी देश, यानी किसी भी देश के कोई सवाल तो संविधान से, ठीक है ना, शासन क्या कहता है? शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। क्या मिलता है? संकेत मिलता है। अब यहाँ पे बैठा लीजिएगा दिमाग में कि किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार अंतर संबंध शक्ति संतुलन होगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा,
किसी भी देश के संविधान से, किसी भी देश के संविधान से, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है, ठीक है ना। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है, तो जिस देश का, यानी मान लीजिए कि मतलब भारत है, ठीक है, मतलब भारत है तो भारत एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अपना अलग कंट्री है, देश है, उसके बाद आपका अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। इस तरह के देश है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी देश के संविधान से, क्या कहता है, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। यदि यहाँ कहने का मतलब होता है कि जैसा देश, ठीक है ना, सॉरी, जैसा कहने का मतलब संविधान, ठीक है ना, और संविधान के पालन करने। हाँ, सबसे पहले एक बात आपको हम समझा देते हैं। एक बात हमको याद आ गया कि पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि संविधान अच्छा है और संविधान को पालन करने, संविधान को चलाने वाले लोग यदि अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा। यदि संविधान को चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान में क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बात कर दिया है आदर्श का, ठीक है ना। और कौन सी के लिए, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। जिस देश का संविधान अच्छा होगा, जिस देश का कहने का मतलब कि रूल रेगुलेशन अच्छे होंगे, सिद्धांत अच्छे होंगे, ठीक है ना, वहाँ का कहने का मतलब लोग भी क्या हो गए, आदर्श हो जाएंगे। और कहने का मतलब अपना भारत, ठीक है ना, तो अपना भारत यानी कहने का मतलब होता है कि अपना भारत में संविधान तो है ही, ठीक है ना। तो हम तो पहले ही एक बात बता दिए, आपको संकेत कर ही दिए, क्या कर दिए कि यदि संविधान अच्छा है, ठीक है ना, और यदि संविधान के चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा, और यदि संविधान के चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान भी क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, किसी भी देश के संविधान से शासन, लिखिएगा भी, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। कुछ कहता है कि मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है, ठीक है ना, कि वहां का लोग कैसे हैं, मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। किसी भी देश के संविधान से मूलभूत आदर्शों का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार अंतर संबंध शक्ति को क्या करते हैं, बैलेंस बना करके रखते हैं, संतुलन बना करके रखते हैं, ठीक है ना, और बैलेंस में रखते हैं, ठीक है ना। यदि संविधान अच्छा है तो लोग अच्छे हैं, तो लोग अच्छे होंगे। यदि संविधान अच्छा है तो लोग यदि संविधान को पालन करके यदि चलेंगे तो आदर्श व्यक्ति होंगे। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हमारा संविधान भी आदर्श होगा, और यदि संविधान कहने का मतलब है कि आदर्श है और लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अपना बिहार में दारू बेचना गैर कानूनी काम है, ठीक है, तो अब सरकार उस पर पाबंदी लगा चुकी है, कानून बना चुकी है। लेकिन अब वहां पर पब्लिक यदि मानेंगे और जिनके हाथों में इस बात को सौंपा गया है कि आप संविधान के अकॉर्डिंग है, इसको रोकिए, यदि वो अच्छे होंगे तो हमारा संविधान भी अच्छा होगा, और जब संविधान अच्छा होगा तो लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि कानून लगा हुआ है, कौन सी का, दारू नहीं, मतलब दारू बैन है, बिहार में दारू बैन है। तो जब बिहार में दारू बैन है और बिहार में कहने का मतलब होता है कि दारू बेचना गैर कानूनी काम है और उसमें संविधान काम करती है, तो अब कहने का मतलब होता है कि अब उसको लोग नहीं मान रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, ठीक है ना, तो वो लोग तो आदर्श नहीं होंगे। और जब वो लोग आदर्श नहीं होंगे तो फिर संविधान कैसे आदर्श हो जाएगा। तो संविधान तो रोक के रखा है, लेकिन उसको चलाने वाले लोग हैं, यदि वो उसको रोकेंगे तभी जाकर के वो रुकेगा, और नहीं रोकेंगे तो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम इस बात को बता रहे हैं, मतलब उसी से मिला करके बता रहे हैं कि संविधान क्या है, ठीक है ना, और संविधान से हम लोग को क्या फायदा है। तो पहले ही क्लास में हम बताए थे कि संविधान से हम लोग क्या फायदा है, और आगे आएंगे तो देखेंगे कि हम अभी संविधान का विकास कर रहे हैं। विकास करने का मतलब कि पहले हेडिंग हम दिलवाए थे बाबू रे, फर्स्ट क्लास में हेडिंग दिलवाए थे कि भारत के संवैधानिक विकास। तो भारत का संविधान किस तरह से विकसित होकर के माने बहुत आगे चला गया, यानी बड़ा बन गया, और साथ में क्या हुआ कि उसके अकॉर्डिंग लोग को चलना पड़ता है, और लोग चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं समझिए कि गैर कानूनी काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, किसी भी देश के किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का क्या मिलता है बाबू रे, संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार अंतर संबंध शक्ति संतुलन होगा, ठीक है ना, वो तो मिलता ही है। पहला बात यहाँ तो कह दिया कि आदर्शों का संकेत मिलता है, यहाँ तक कह दिया कि आदर्शों का संकेत मिलता है। उसके साथ में एक बात जोड़ दिया गया है कि साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कहता है कि साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार अंतर संबंध शक्ति क्या करते हैं, संतुलन होगा। अंतर संबंध शक्ति क्या होगा, संतुलन होगा, ठीक है ना, अंतर संबंध शक्ति क्या होगा, संतुलन होगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और लिखने के साथ में फिर आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो एक बार आपको बोल देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर इसको मिटाऊंगा।
किसी भी देश के संविधान से, यहां तक लिख लें, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का, आपसे क्वेश्चन राइज होगा, किसी भी देश के संविधान से, क्या कहता है, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। कौन सी का संकेत मिलता है, तो मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है, ठीक है ना। और उसमें फिर क्या कह दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग यानी पार्ट, क्या कहता है, विभिन्न अंग यानी पार्ट, किस प्रकार अंतर संबंध शक्ति संतुलन होगा, यानी सरकार किस तरह से संतुलन होगा और सरकार किस तरह से, सरकार के कितने जो पार्ट हैं वो किस तरह से क्या करेंगे, बैलेंस बना करके रहेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अब आपको यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसके साथ फिर आप लोग लिख लिए होंगे। और बराबर बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं वहाँ आप लोग भी अंडरलाइन कीजिएगा, और अंडरलाइन करने के साथ में याद भी कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे मैं लिख रहा हूँ अगला पॉइंट को, ठीक है। लिखने से पहले एक बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पर एरो जरूर दीजिएगा, एरो देकर के फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट को लिखिएगा, और क्या लिखना है जो लिखिएगा। कहता है कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारित करता है। लिखिएगा कि संविधान सरकार, क्या कहता है, संविधान संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों, क्या कहता है, संबंधों का भी निर्धारण करता है। उसके बाद फिर लिखिएगा इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है। अब सुनिएगा क्या कहता है कि संविधान सरकार के साथ, क्या कहता है कि संविधान सरकार के साथ, यहां पर अंडरलाइन कीजिएगा, सरकार के साथ, संविधान सरकार के साथ जनता, क्या कहता है, जनता को भी अंडरलाइन कीजिए, जनता के संबंधों का भी, क्या कहता है, जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। क्या करता है बुआ रे, निर्धारण करता है। अब सुनिएगा क्या कर रहा है कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी क्या करता है, निर्धारण करता है। यानी संविधान क्या कहता है कि संविधान जो कह रहा है कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंध, यानी जनता के व्यवहार, जनता के संबंध को भी क्या करता है, निर्धारण करता है, ठीक है ना। क्या करता है, निर्धारण करता होगा। हम जो बोल रहे हैं आप लोग खूब अच्छे से समझ रहे होंगे कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा क्या कहता है, इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था, अंडरलाइन कीजिएगा, इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन राइज होगा बुआ रे कि किसके द्वारा, तो किसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है, तो संविधान के द्वारा। तो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी क्या होता है, निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, देखिए क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कह देता है कि इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का, कहाँ से हम कह देंगे किसके द्वारा, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि किसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है। यदि आप लॉजिक पढ़े हैं तो टप सिनेमा मार दीजिएगा, संविधान के द्वारा, ठीक है ना। संविधान के द्वारा, संविधान यानी संविधान के द्वारा। अब जब लिखना इसको है तो हम कैसे लिख रहे हैं कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी क्या होता है, निर्धारित होता है। इसके द्वारा राजनीतिक, क्या कहता है कि इसके द्वारा, क्या कहता है, इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस यहां तक आपको लिखना है कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, यहाँ पे लिखेगा राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है।
राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचा भी क्या होता है, निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचा को क्या किया जाता है, भी निर्धारित होता है, भी क्या होता है, निर्धारित होता है। आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देता हूं और फिर आप लोग लिखिएगा आगे। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं और आप लोग को जैसे अंडरलाइन कर रहे हैं बाबू रे, जैसे आपको बोल बोल कर बता रहे हैं उस तरह से बोल बोल कर पढ़िएगा, बोल बोल करके लिखिएगा और मन में ही क्वेश्चन को राइज कीजिएगा। ऐसा ना कि आगे लिखा रहे पीछे वाला को भी देखना है। संक्षेप रूप में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 1615 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1613 ईस्वी, ठीक है ना। उसके बाद कहने का मतलब सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंग्स, जेम्स प्रथम, इसी तरह से हो गया, ऑब्जेक्टिव निकल गया। हम तो पहले ही कहें कि पहले थ्योरी दे रहे हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे। तो अपने मन से भी क्वेश्चन राइज, अपने मन से ही पूछिएगा, अपने मन से कुछ नहीं, अपने मन से सिर्फ पूछिएगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी क्या, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कौन से क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम क्या थे, तो जेम्स प्रथम वो राजदूत था, सॉरी जेम्स प्रथम जो था उनका एक राजदूत का नाम था कैप्टन हॉकिंग्स, और कैप्टन हॉकिंग्स का जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत का नाम था सर टॉमस रो, ठीक है। और उसका 1615 जहांगीर, ठीक है ना। ये सब दिमाग में रखिएगा। बस इसी तरह से करते करते क्या हो जाएगा, एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं बाबू रे, अब आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा भारत के संविधान, एरो के साथ फिर लिखिएगा भारत के संविधान में निहित दर्शन क्या कहता है, निहित दर्शन यह निर्धारित निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि भारत के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है, ठीक है। क्या कहता है, किस प्रकार की सरकार है। अब सुनिए क्या कहता है कि भारत के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है, ठीक है ना। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस लॉजिक है, जैसे लिखते आ रहे हैं उसको आपको लिखना है। भारत के संविधान में क्या कहता है वो है कि भारत के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है। निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है। क्या कहता है कि भारत के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है, ठीक है ना। तो हम तो भारत में रहते हैं, तो भारत के संविधान पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत के ही बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। हम तो वर्ल्ड पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी में क्या जान रहे हैं कि भारत के संविधान में निहित दर्शन क्या कहता है, भारत के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही 3 गो पालिका तो है, ठीक है ना। और जो हम कहना चाह रहे हैं आप लोग बेखूबी से समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। भारत के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की कौन सी है, सरकार है, ठीक है ना। वहां किस प्रकार की सरकार है। तो हम तो पहले ही बताए हैं कि यदि संविधान के चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान भी अच्छा है, यदि संविधान के चलाने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान भी क्या हो जाएगा, मतलब बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको लिख लीजिएगा और इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है कि भारत के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है, वहाँ किस प्रकार की सरकार है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर अंडरलाइन करना होगा। तो संविधान और निहित दर्शन ये 2 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है बुआ। अब इसको मिटा देता हूँ और फिर आगे आपको मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, इसको पहले मिटा लेने दीजिए। चलिए अब फिर आगे हम लोग चलते हैं बोले। तो आगे हम लोग का क्या कहता है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण कहता है। अब यहां से समझने वाली बात है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था क्या कहता है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण, भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय
पर नहीं हुआ, निश्चित समय पर नहीं हुआ, निश्चित समय पर नहीं हुआ, निश्चित समय पर नहीं हुआ, निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक विकास से कौन सी है? परिणाम है। जो ब्रिटिश परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। कौन गति से हुआ बोले? धीमी गति से हुआ। अब सुनिए क्या कहता है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, ठीक है ना, निश्चित समय पर नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब होता है कि निश्चित समय पर नहीं हुआ, तो निश्चित समय पर नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लिया जाए कि आज हमको पैसा की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आज हमको पैसा की जरूरत है, आज हमारा पैसा नहीं आएगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आज पैसा हमको नहीं मिला, ठीक है ना, पैसा आ गया 1 महीना बाद है, ठीक है ना। तो आज हमको काम है, पैसा आता है 1 महीना बाद, तो मेरा काम तो सब गड़बड़ हो गया। तो पैसे आकर के हमको क्या कर लिया, काम तो मेरा खत्म हो गया, मेरा काम तो खराब हो गया। बस वही चीज है बाबू यहाँ पे क्या कहता है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी कैसा समय पर? निश्चित समय पर नहीं हुआ। यानी यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि जहिया कहने का मतलब संविधान का क्या कहता है कि सब भारत के संविधान का भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, ठीक है ना। निश्चित समय पर नहीं, जब होना चाहिए था उस टाइम में इसका नहीं हुआ, ठीक है ना। जहिया इसको विकास होना चाहिए था, जहिया इसका होना चाहिए था, किसको होना चाहिए था? संविधान को होना चाहिए था, वहां उस टाइम में नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। क्या कहता है कि निश्चित समय पर नहीं हुआ। हम तो पहले ही बताए कि आज हमको पैसा का जरूरत है, 1 महीना बाद हमको मिलेगा तो मेरा काम तो खराब हो जाएगा। तो पैसा आ करके हमको क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब उसका पैसा है तो उसका काम है, अब संविधान है तो इसका काम है। तो जैसे जरूरत था उस दिन तो संविधान डेवलप हुआ था नहीं, संविधान उस दिन तो था नहीं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक, ये बहुत जोरदार शब्द है बुआ, यहाँ पर दिमाग में लगाइएगा। क्या कहता है कि क्या कहता है? यह क्रमिक विकास, क्या कहता है? यह क्रमिक विकास का परिणाम है। क्या कहता है? क्रमिक विकास का कौन सी है? परिणाम है, क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक विकास कहने का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये क्रम बाई क्रम है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो कहने का मतलब क्रमिक है, स्टेप बाय स्टेप इसका परिणाम हुआ। यानी क्या कहता है? वरन यह क्रमिक विकास का कौन सी है? परिणाम है। तो ये 1 2 3 4 5 यानी क्रमिक है ना, उसी तरह से कहता है कि क्रमिक विकास का परिणाम है। और बताएंगे अभी कि कैसे क्रमिक विकास का परिणाम है। यहाँ पे आपको एकदम डेट बाय डेट बताया जाएगा कि कैसे क्रमिक विकास हुआ है। वहां पर फिर आपसे कहेंगे वो देखो यहाँ पे इस तरह से क्रमिक विकास हुआ है। किसका हुआ है? तो भारत के संविधान का, ठीक ना। किसका विकास हुआ है? तो भारत के संविधान का। चैप्टर का नाम क्या है बुआ? चैप्टर के नाम है आपका कौन सी? भारत के संवैधानिक विकास। और यहीं से शुरू होता है क्रमिक विकास का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है ना, जो ब्रिटिश शासन के दौरान कौन गति से हुआ? धीमी गति से हुआ, ठीक है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान आप लोग जानते भी होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो फिर तो हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे ही। और पहले ही बता चुके थे कि हिस्ट्री कम से कम पॉलिटी से 60% टच करेगा, ठीक है ना। तो अभी टच नहीं कर रहा है, देखिए वहाँ थोड़ा मोड़ा मिला है, ठीक है ना। 31 दिसंबर से वो हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से पहले मिलाएंगे उसको ला करके। यहाँ पे क्या कहता है? भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। एकदम दिमाग में उठेगा, किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। भारत के संवैधानिक विकास का निर्माण कब हुआ, ठीक है ना। तो कब हुआ तो आप डेट आ गया तो जान ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है। कैसा विकास का परिणाम है? क्रमिक विकास का परिणाम है। एकदम दिमाग में उठेगा, क्रमिक विकास का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान कैसा गति से? धीमी गति से। यानी कहने का मतलब होता है
कछुआ के चाल से, एकदम धीमी गति से, एकदम कछुआ के चाल से, ठीक है ना, एकदम कछुआ के चाल से कहने का मतलब होता है इसका विकास हुआ है कौन से रथी में, ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है ना। और कैसा विकास हुआ है, तो क्रमिक विकास का परिणाम है, इसका विकास क्रमिक हुआ है, ठीक है ना। किसका विकास हुआ है, तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण जो हुआ था, भारत के संविधान का जो विकास हुआ था, इंडियन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो विकास हुआ था, वो एकदम ब्रिटिश शासन के दौरान एकदम धीमी गति से, यानी कहने का मतलब कि कछुआ के चाल से हुआ था। और उसके बाद क्या कहता है, किसी निश्चित समय पर ही नहीं हुआ, ठीक है। अब आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि भारत के, अंडरलाइन कीजिएगा, संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण, संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित, इसको एकदम अंडरलाइन कीजिएगा, किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, क्या है, नहीं हुआ, वरन यह कैसा विकास है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं हुआ वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है। कैसा विकास का परिणाम है, क्रमिक विकास का परिणाम है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान कौन गति से हुआ, धीमी गति से हुआ, एकदम कछुआ के चाल से हुआ, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, एकदम कछुआ के गति से हुआ, एकदम कछुआ के चाल से हुआ, ठीक है ना। लेकिन कैसा हुआ, क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। यही हम लोग का फायदा करेगा कि क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। और कैसे विकास होगा क्रमिक, वो आगे हम बताएंगे और बता भी रहे हैं। पहले इसको मिटा देता हूं, चलिए अब इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर लिखिएगा बाबू। यहाँ तो हम बता देंगे कैसा विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, और पढ़ते जाइएगा और पीछे वाला चीज को मेमोराइज करते जाइएगा, एकदम दिमाग में बैठाते जाइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, अब यहाँ पे कहता है कि भारत के संवैधानिक विकास के, अब यहाँ पे कहता है कि भारत के संवैधानिक भारत के संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास, को, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को कितने भागों में बोल रहे हैं, तो दो भागों में। यहाँ पे लिखते हैं दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है बुआ। क्या कहता है कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, कितने भागों में, दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो दो भाग में बांट सकते हैं, तो पहला भाग का नाम कुछ है, तो पहला भाग का नाम लिखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, संविधान का विकास। दूसरा में लिखना होगा रे ब्रिटिश, दूसरा में लिखेगा ब्रिटेन की सरकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन, ब्रैकेट बंद कीजिए, क्राउन के शासन, क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास, संविधान का कुछ बोल रहे हैं, विकास, संविधान का विकास, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे क्या कहता है कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। क्या कहता है कि भारत के संवैधानिक विकास, हम लोग पहले तक दिमाग में बैठाइएगा, शुरू क्लास में हम बताए थे बाबू, यानी पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट में हम बताए थे, क्या बताए थे, ये हम बताए थे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, और भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसका विकास हुआ है तो क्रमिक गति से, मतलब क्रमिक हुआ है और काफी ही धीमी गति से। ब्रिटेन के शासन के समय में क्या हुआ था, बहुत ही धीमी गति से, जैसे कि हम बताए थे कि कछुआ के चाल से, यानी कछुआ के चाल से इसका विकास हुआ है। लेकिन एक बात है कि क्रमिक विकास हुआ है। कैसा विकास का परिणाम है, क्रमिक विकास का परिणाम है। अब वहां से उसके बाद क्या कहता है, एरो के साइन देकर आप लोग लिखे होंगे कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को कितने भागों में हम लोग बांट रहे हैं, तो दो भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। किसको बांट सकते हैं, तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को, यानी अपने मन में एक क्वेश्चन कीजिए कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग का नाम कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन। क्या कहता है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। पहला का नाम लिखे हुआ, एक नंबर देकर के पहला का नाम लिखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ठीक है, पहला का नाम लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। दूसरा में नाम लिखिएगा बुआरे, ब्रिटेन की सरकार। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखवाए हैं क्राउन। ठीक है ना, यानी क्राउन बोल देने से ब्रिटेन की सरकार के बारे में पूरा बात हो गया। ठीक है ना, यानी खाली अब आगे जब हम जाएंगे कुछ लॉजिक और लिखवाएंगे तो वहां पे ब्रिटेन की सरकार हम नहीं लिखवाएंगे, वहां पे सिर्फ हम क्राउन लिखवाएंगे। तो आप लोग को समझ जाना होगा, आप लोग को एक बात समझ जाना होगा, क्या समझना होगा कि ब्रिटेन की सरकार, यानी ब्रिटेन की सरकार के बारे में सर बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ब्रिटेन की सरकार, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का कौन चीज विकास, संविधान का विकास, संविधान का विकास। तो अब चलते हैं, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को कितने भागों में बांट सकते हैं बाबू रे? तो दो भागों में बांट सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ठीक है, और दूसरा का नाम है ब्रिटेन की सरकार, यानी क्या कहते हैं उसको ब्रैकेट में लिखे हैं, क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, चाहे आप लोग को दिमाग में होगा कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को, ठीक है, एकदम दिमाग में बिठाइए कि भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास को दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला का नाम एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन। क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। और दूसरा कहता है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। और यहां बताया भी थे कि ब्रिटेन की शासन, ब्रैकेट में क्या लिखवाए थे? क्राउन। ठीक है ना, जब आगे इसको हम दो पार्टों में बांटेंगे तो पहला पार्ट का तो नाम लिखेंगे, दूसरा में खाली क्राउन लिखेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ब्रिटेन की सरकार यानी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास के बारे में सर बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अंडरलाइन करने की बात है, तो भारत के संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, उसके बाद दो भागों में, इस सबको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये दोनों को लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं लास्ट बार आपको बोल देता हूं, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। और दूसरा में लिखिएगा ब्रिटेन की सरकार, जिसको ब्रैकेट में हम लोग लिखे हैं क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब इसको कितने भागों में बांटे हैं बोले? दो भागों में बांटे। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं और आगे भी आपको हम बताते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक ला करके हम वीडियो को रोक देंगे। ठीक है ना, दो भागों में बांट दिए हैं, और इसका विकास क्रमिक जो हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है बाबू रे, एकदम काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर अगला टॉपिक जो आएगा, दो भागों में बांटे हैं, और दो भागों में बांटने के बाद जो क्या कहने का मतलब है कि उसको फिर बांटेंगे। ठीक है, और क्रमिक विकास करेंगे। तो ठीक है, अब आप लोग को धन्यवाद, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाबू। ठीक है।